अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, एक और चुनाव सिर पर खड़ा है। 9 तारीख को परसों एमएलसी के इलेक्शन की वोटिंग होनी है, यानी 9 अप्रैल को, और 12 अप्रैल को इसका नतीजा आना है। 36 सीटें हैं जिसमें 9 पहले से ही निर्विरोध हो चुकी हैं। बची हुई 27 सीटों पर महामुकाबला एक बार फिर से होने जा रहा है। आज की पूरी परिचर्चा का हमारा यही विषय रहेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव ये एक साथ चलते हैं। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ कि एक और चुनाव उत्तर प्रदेश में मुहाने पर खड़ा है। ये चुनाव एमएलसी का है। 36 सीटों पर मुकाबला होना है। इन 36 सीटों में 9 सीटें पहले से निर्विरोध हो चुकी हैं और अब 27 सीटों पर मुकाबला होना बाकी है। ये 27 सीटों पर जो मुकाबला है ये मल्टी कार्नर फाइट है और सामान्य तौर पर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक साइलेंट ट्रूथ है कि जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है, एमएलसी के अधिकांश सीटें वो अपने ढंग से जीत लेती है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता है और चुनाव जीत लिया जाता है। ये कोई बीजेपी करेगी ये ऐसा नहीं है। ये इसके पहले भी चलन यही रहा है। सपा की सरकार रही हो, बीएसपी की रही हो, सब में यही होता रहा है कि एमएलसी का चुनाव बड़ी आसानी से सत्तारूढ़ दल जीत लेते हैं। इसमें वोटर कौन है? बीडीसी मेंबर हैं, इसमें वोटर प्रधान हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो वोट कैसे लिए जाते हैं इनसे, ये सत्तारूढ़ दल के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी प्रशासनिक दखलंदाजी का बड़ा चुनाव है, लेकिन चुनाव होता बड़ा दिलचस्प है। तो 36 सीटों में 9 तो पहले से निर्विरोध हैं, 27 पर मुकाबला है। इसमें नेता भी लड़ते हैं, नेता के रिश्तेदार भी लड़ते हैं, नेता के बेटा भी लड़ते हैं, माफिया भी लड़ते हैं, माफिया की पत्नी भी लड़ती है और माफिया का रिश्तेदार भी चुनाव लड़ता है। ये हर तरह का चुनाव है, जहां बाहुबल का भी इस्तेमाल होता है, पैसे का भी इस्तेमाल होता है और सत्ता की ताकत का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं। लेकिन इन चुनाव के जरिए महीने भर के भीतर एक और जंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच होने जा रही है। अभी 10 मार्च को नतीजे आए थे और एक फिर जंग सामने आपके मुहाने पर खड़ी है। तो 27 सीटों पर दम कौन दिखाने वाला है? इन 27 सीटों पर क्या होगा? समाजवादी पार्टी कई जगह टक्कर दे रही है, लेकिन मसला इस बात का है कि उसके अधिकांश प्रत्याशी या तो बैठ गए हैं और या तो फिर वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जैसा कि पार्टी उनसे अपेक्षा रखती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इस चुनाव में शुरुआत से ही बढ़त मिली हुई है। क्यों शुरुआत से बढ़त मिली हुई है? क्योंकि नॉमिनेशन के वक्त ही बीजेपी ने 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव करा लिया। तो अब इन बची 27 सीटों पर कितना विपक्ष जीत पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई जगह से जहां माफिया लड़ रहा है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है, क्योंकि ये माफिया के पास पैसे भी हैं, इस माफिया का बाहुबल भी है और इस माफिया के हाथ में डंडा भी है। यानी अगर पैसे लिए और प्रधान जी ने वोट नहीं दिए तो फिर उनकी शामत भी उतनी ही तय होती है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन है बहुत मज़ेदार। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एमएलसी की इन 27 सीटों पर क्या होने जा रहा है। 9 अप्रैल को वोटिंग, 12 अप्रैल को नतीजे एक बार फिर से साबित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर में कौन जीतता है और क्या परिणाम इसके निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। रंजीव जी बहुत ही जाने माने पत्रकार। ओंकारनाथ सिंह बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। एसएम अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर। केपी मलिक सीनियर जर्नलिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया कि आप सब ने एमएलसी के चुनाव के लिए इतना वक्त निकाला। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है रंजीव जी, क्योंकि ये तुरंत 1 महीने के बाद चुनाव हो रहा है और अभी सेनाएं थक कर आराम ही कर रही थी, तब तक दूसरे युद्ध का आगाज हो गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे किधर जाते हैं। अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। 9 तो आपने पहले ही निर्विरोध करा लिए शांतिपूर्ण तरीके से। अब बाकी 27 में क्या कार्य योजना है आपके पास? एक ही कार्य योजना है कि नतीजे भले ही 12 तारीख को आएंगे जी, लेकिन 2022 में बीजेपी 21 नहीं 22 साबित होगी इन चुनाव में भी। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कई माफिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है, उनके रिश्तेदार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो आपके लिए सिरदर्द नहीं है? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशिता का चुनाव है
वो जो भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं लोकतंत्र के अंदर, जिनको चुनाव लड़ने के लिए अर्हता और अनमन्यता है संविधान में, वो चुनाव लड़े। लेकिन विधि द्वारा स्थापित राज्य के अतिरिक्त अगर कोई व्यवस्था होगी तो उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण रहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था के साथ साथ विधि का राज्य स्थापित करना यहाँ के प्रशासन को आता है। यानी बंद बंद में आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य तो यही है पूरी जी। नहीं, जब आप शपथ उठाकर आएंगे कि विधि द्वारा स्थापित राज्य को बनाए रखेंगे तो कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का आपकी भाषा में ये थ्रेट क्यों झलक रहा है? असंवैधानिक कार्यों के लिए कहाँ आमंत्रण कर सकता है? आपकी भाषा में ये थ्रेट क्यों झलक रहा है? मुझे लगता या हो नहीं। सकता है मुझे सुनने में गलत हो गया हो, बाकी पैनलिस्ट भी बताएंगे। देखिए, कि आपकी भाषा में धमकी का पुट नहीं, छुपा हुआ धमकी है। का कोई पुट नहीं है, केवल ये यह है धमकी कि आप विधि किसको दे रहे द्वारा हैं? स्थापित क्या राज्य ये उत्तर धमकी आप प्रदेश में माफियाओं को रहेगा। दे रहे हैं? हैं? ये धमकी माफिया को है? नहीं, माफिया को धमकी नहीं है। कोई धमकी पर उत्तर प्रदेश को नहीं चला सकता। धमक पे उत्तर प्रदेश चलेगा, धमकी पे नहीं। तो आप बताओ ना, बनारस में, मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में क्या करोगे? यहाँ कैसे जीतोगे? नहीं, चुनाव मतदाता के विवेक पे होगा, धमकी पे नहीं। यहाँ ओंकारनाथ सिंह के काफी करीबी लोग चुनाव लड़ रहे हैं इन तीनों जगहों पे। नहीं, ओंकार जी पुराने साथी रहे हैं, कई वर्षों का उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सुलझी हुई इन बात तीन करेंगे। सीट पे क्या निपटने का कोई फार्मूला है? आप प्रश्नों से हट बच रहे हो आज। नहीं, मैं प्रश्नों से हट बच नहीं रहा। मैंने सीधी आप सोचते हो कि मैं सवाल जवाब खत्म करके आगे ना बढ़ ना जाऊं? ना ना, अरे स्वागत, मैं तो चाहता हूँ पूरे 45 मिनट में ही चलूं ऑन स्क्रीन। जी, क्या तो सवाल बताओ था? कि ये प्रतापगढ़ कैसे जीतोगे, और ये जौनपुर कैसे जीतोगे, और ये बनारस वाली सीट कैसे जीतोगे, मिर्जापुर वाली कैसे जीतोगे? देखिए, ये ओंकारनाथ जी इसका जवाब चाहते हैं। नहीं, मैं दे रहा हूं। लोकतंत्र की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंदर जो पंचायत और नगरीय क्षेत्रों के मतदाता हैं इस पूरे मतदाता मंडल में, वह भी विकास की वही अभिप्साएं रखते हैं जो विकास की अभिप्साएं बाकी के जनप्रतिनिधि रखते हैं। तो मुझे लगता है कि विकास उन्मुख हो करके वो उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते में भाजपा के साथ जाएंगे। 2016 में आपने ब्रजेश सिंह के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार सुदामा पटेल को टिकट दिया, क्यों? राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता। साल बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, चुनाव की रणनीतियां बदलती हैं। ओंकारनाथ सिंह की चिंता है कि आप ब्रजेश सिंह के साथ हो कि सुदामा पटेल के साथ हो? भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशी के साथ है। लेटेस्ट अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर काफ़ी तनाव में आज बैठे हुए हैं। आपका तनाव मैं समझ सकता हूं। कितनी मुश्किल है आपके सामने इन 27 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला करना? कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जो करना था वो 6-7 सीटों पर वो कर चुकी। अब 27 सीटें ऐसी हैं जो हम चुनाव में जीतेंगे और मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई भी हथियार हमारे अगेंस्ट चलने वाला नहीं है, तो इसलिए हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो उसमें हम मेजोरिटी सीटें इनसे जीत के लेके जाएंगे। अब रहा सवाल जो माफियाओं का आपने जिक्र आपकी किया, बातों से ना तो आत्मविश्वास झलक रहा है, ना कोई प्लानिंग झलक रही है। ऐसा लग रहा है कि एक रस्मी स्टेटमेंट है जो आप पढ़ दे रहे हैं। प्लानिंग नहीं, रस्मी स्टेटमेंट तो पढ़ने का हक जो है वो खाली जो है अमित पुरी को है। अब देखिए, आपने इनसे सवाल किया जब माफिया उसके ऊपर, तो इन्होंने उसको कन्नी काटने की आपसे भी तो पूछ रहा हूं, आप भी तो कन्नी काट रहे हो। मुश्किल हो गया। पूरी साहब रही रुक भावना जाइए। पूरी जैसी साहब रुक प्रभु जाइए। मुहूर्त देखी हाँ, बोलिए, आप भी तो वही कर रहे हैं जो पुरी जी कर रहे थे। जी, मैं कहाँ कन्नी काट रहा हूं? मैं तो मजबूती के साथ चुनाव हमारे तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं साहब। जो इनको खेल करना था 5-6 सीटों में कर लिया इन्होंने। ठीक है, आपने भी देखा किस तरह का नंगा नाच हुआ। हमारे एक एमएलसी को जो है नॉमिनेशन टाइम पे बुलाया 11 बजे के अंदर, उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर्चा उससे छीन लिया गया। जो कुछ भी ये कर सकते हैं, इन्होंने कोई कमी करने में छोड़ी नहीं। अब बची हुई जो सीटें हैं वहां हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो नगर पंचायत के चेयरमैन हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, या चाहे दूसरे लोग हों, वो सारे के सारे बदलाव के लिए, चूंकि वो पहले भी वोट कर रहे थे। अब ठीक है, इनको एक मौका मिल गया। चुनाव शायद अगर मार्च में हुआ होता, हो सकता है रिजल्ट कुछ और आता, लेकिन अब ठीक है, उस टाइम चुनाव नहीं हो पाया। समाजवादी इतना कमजोर कैसे हो गए कि उनके पर्चे छिन गए और कई प्रत्याशी बैठ गए? ये पहले वाली समाजवादी तो नहीं है। पर्चे कौन इनसे छीन सकता है? नहीं, ये तो आप देखिए, जब राजा महाराजा इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, जिनको आप राजाओं की संज्ञा देते हैं, और वो पूरा लेके भाग जाते हैं, तो बीजेपी के पास सारे हरबे हैं। मैंने किस राजा को संज्ञा दी भाई? थोड़ा उस राजा का नाम तो बता दो। वो सब आप देख रहे हैं। अरे आप पे भी इन्होंने आप पे भी
क्या एक दो राजाओं की बात है? आप अरे देखिए मैं ना, जो कौन सा कुंवर राजा जितेंद्र हूँ कुंवर जी, जितेंद्र प्रसाद मैं जो तो है, राजाओं की उनके- बात कर रहा हूँ। अरे राजा मैं होंगे तो बता तो ओंकारनाथ रहा हूं, सिंह, तो जब तमाम इन राजा लोग की महाराजा स्टेट जब तमाम होगी, इनके हम लोग तो गरीब लोग हैं जी। अरे सुन तो, अरे माधवराव सिंधिया कैसे गए? बड़ी आस्था के साथ गए क्या? आखिर कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जो तरीका बीजेपी के पास है, अच्छा उसको रुकिए, अपनाती है आपकी वो। चिंताओं का जितेंद्र समाधान प्रसाद जी करते कल हैं तक और जो इनके ओंकारनाथ लिए सिंह को कोई बुला कूड़ा लेते कबाड़ा हैं। थे। एक सेकंड रुकिए, अब ओंकारनाथ जी बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो नहीं, बताइए कि कांग्रेस, पहले जो कुछ सवाल आपको, पहले जो आपको मुझसे पूछना आप पूछ लिए। हाँ मैं आता हूँ, आपका तसल्ली रखिए। ओंकारनाथ जी भाई, कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा इन चुनाव में, कम से कम प्रत्याशी तो उतारना चाहिए था। मुझको आज जब आकाश ने मुझको बुलाया हाँ, तो मुझे ताजुब हुआ कि मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज आपको ये है कि गवाही के लिए बिठाया गया है। पार्टी पार्टी ने ये तय किया, जो विधानसभा में पार्टी की दुर्दशा हुई है, तो उसके लिहाज से तय किया कि अब पहले हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, तब किसी चुनाव में जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज को तय किया कि विधान परिषद के किसी भी आदमी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे और पहले हम अपनी स्थिति को सुधार देंगे। ये भी देखिए, तो हो जब आपने सकता है कि बुलाया है लड़ने तो का एक दम बात होना मैं जरूर चाहिए। कहना चाहूंगा कि जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और इतनी बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, और आप जानते हैं विधान परिषद के इस चुनाव में ज्यादातर सत्ता पक्ष की ही विजय होती है। पीछे बसपा का भी इतिहास देखा है आपने, सपा का भी देखा है और भाजपा का भी देख रहे हैं आप। तो अगर ये लोग थोड़ा सा भी मानवता बरतते और सिद्धांत मतलब लोकतंत्र की रक्षा करते, तो ये जो 9 आदमियों को जबरदस्ती बिठाला गया है और जो मारपीट हुई है, ये नहीं करना चाहिए था। आप चुनाव तो ऐसे भी जीत जाते। कौन जब जब जिला, आपको कैसे पता कि ये चुनाव जीत जाते? हेलो जो धीका मुश्ती हो रही है ब्रजेश जी। जी, वो किसी से छुपा तो है नहीं। आपने स्वयं देखा है किस तरह से उदयवीर सिंह का पर्चा तो फाड़ा गया, किस तरह से उनके संग मारपीट हुई। अब ये सारी चीजें जो हैं ये किसी से छुपी नहीं है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को एकदम गिराता है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही रहेगी। जो भी पार्टी आएगी अगर वही यही रास्ता अपनाएगी तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको इससे बचना चाहिए। और चुनाव कब आप फेस कीजिए, चुनाव में आप लड़िए, जो करना है। बाइपोलर इलेक्शन इसमें भी होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ वोट हैं, समाजवादी पार्टी तो कितने आप वोट ये ले पाती बताओ है, ना करती है। ओंकार जी, ये जो बनारस में, मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में, जौनपुर में आपके जो भाई बंधु लोग लड़ रहे हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए? अब इनको हैंडल करना क्या है? ये तो सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सत्ताधारी लोगों ने इनको बना रखा है। ब्रजेश सिंह का संबंध किससे है दुनिया जानती है, उसमें कहने की कौन सी बात है? एक ही नाम धनंजय जी ले का पा रहे हो संबंध आप? किससे? नहीं, आप बताइए ना, हम तो मालूम है, हमें पता भी नहीं अपने कौन बाकी कौन लड़ साथियों रहे को भी हैं। तो नाम लीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। जी। और जितने जितने लोग बदमाश है, चूंकि ब्रजेश सिंह का हम जानते थे तो इसलिए हमने बता दिया, और बाकी चीजों को हम जानते थे कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। नाम बताइए तो हम बता देंगे किसके साथ है किसके साथ नहीं है। ऑलराइट, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को बुला लेता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और ऐसे कई चुनाव वो देख चुके हैं। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया आपका। जरा से इस 27 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए और हम लोगों को बताइए कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में बढ़त किसको है और इस चुनाव में कौन किस पार्टी का क्या रोल है। ब्रजेश जी, इन चुनाव के बाद बीजेपी की कोशिश है कि वो विधान परिषद में निर्णायक बढ़त हासिल कर ले, और जिस ढंग से उसे विधानसभा में बहुमत हासिल है, ठीक यही स्थित विधान परिषद में हो जाए। उसके लिए एक सरल हो जाएगा सारा कामकाज, संवैधानिक और वैधानिक कामकाज चलाना। और ये सबसे बड़ी दिक्कत किसी सरकार के सामने तब होती है जब उसे उच्च विधानसभा में तो बहुमत हासिल है, लेकिन उच्च सदन में वो बहुमत हासिल नहीं होता है, तो उसके तमाम बिल लटकते हैं, तमाम प्रयास करने पड़ते हैं, तमाम जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो करना पड़ता है। उसके बावजूद कई कई महीने तक विधेयक पड़े रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी इस मामले पर ये बहुमत प्राप्त कर लेगी इन चुनाव से। और चूँकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 36 सीटें हैं, तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह अपने बहुमत को
हासिल कर ले और एक रास्ता निकाल ले जिससे कोई बाधा ना आए। जी। जहाँ तक आप ये सवाल कर रहे थे कि जो ये बाहुबल का प्रयोग है, वास्तव में ये उच्च सदन कहलाता है और इसकी एक मर्यादाएं रही हैं उच्च सदन की। अब मुझे याद है, मैं विधान परिषद कवर करता था और मुझे एक बाशद ब्यूरो चीफ मुझे विधानसभा कवर कर, लेकिन विधान परिषद इसलिए कवर करता था क्योंकि वहाँ बोलने वाले बहुत अच्छे थे, वहाँ बहस बहुत अच्छी होती थी, वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते थे उससे ज्ञान अर्जन होता था, काफ़ी बातें मालूम होती थी। लेकिन अब एक धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 30-40 साल से हो क्या रहा है कि जिन एक बाहुबली जो हैं वो उच्च सदन पहुँचने का एक आसान रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। पहले विधान पर सभा में पहुँचते थे, अब वहाँ पर जनता सीधे वोट देती है तो थोड़ी उनकी दूरी बना ली है जनता ने इनसे। लेकिन इसमें चूँकि ये जो चुने हुए प्रधान है, बीडीसी मेंबर हैं और पार्षद है, ये सब देते हैं, इसमें असर ज़्यादा हो जाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई सरकार, जिसकी सरकार उसी में उसी जीत हो जाती है इसमें। जी, तो आपको क्या लगता है कि इन 27 सीटों पर मुकाबला होगा या फिर एक तरफा हो जाएगा? एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है सत्तारूढ़ दल काफ़ी बढ़त बना के चलेगा इसमें, जो मेरी सूचना है कि। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वाले हैं ना, जो प्रतापगढ़ देख लें, जौनपुर देख लें, हाँ, मिर्जापुर देख लें, वाराणसी देख लें, हाँ, इंडिपेंडेंट वाले ज़्यादा दमदार दिख रहे हैं। नहीं, वो ज़्यादा दमदार इसलिए दिख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो लड़ सकते हैं। ये चुनाव धीरे धीरे धनबल बाहुबल पर आश्रित होते चले गए जी। 90 के बाद ये तेजी से हुआ, तो उन्हें लगता है कि उनका धनबल बाहुबल जो है वो इन चुनाव में असर करेगा। लेकिन मैंने जो देखा है ये असर धीरे धीरे घटा है और इस बार भी आपको लगेगा कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे इस तरह। ऑलराइट, मैं केपी मलिक साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। केपी मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। 27 सीटों पर चुनाव हो, वैसे तो 36 पे था, लेकिन 9 सीटें पर निर्विरोध चुनाव हो गए, तो अब 27 पर ही वोटिंग होनी है। आपको क्या लगता है कि एक तरफा होगा मुकाबला या फिर कुछ इसमें लड़ाई होगी? पश्चिम की जो 8 सीटें हैं उनमें क्या माहौल आप देख रहे हैं? और चूंकि ये ठीक 1 महीने के बाद चुनाव हो रहा है, तो कोई परिवर्तन, कोई चेंज आप ग्राउंड पे देख रहे हैं या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत विधानसभा में हासिल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। आपने देखा है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पर्चे छीने हैं या उनको हतोत्साहित किया गया है, कई लोगों ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इसमें भी जो चुनाव होंगे 27 सीटों पे, इसमें भी वो छाप दिखेगी। और भारतीय जनता पार्टी शामधाम दंडभेद इसमें भी करेगी। और जैसा कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा कि इन चुनाव में धनबल चलता है, और ये मैं इसको एक और आप गांव के मुहावरे में भी कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस इसमें होती है इन चुनाव में, उसी तरह से हाँका जाता है। क्योंकि जो लोग वोट देते हैं, आपको याद होगा, वो प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, पार्षद होते हैं, तो वो सब खरीदे जाते हैं। अब कौन कितना पैसा देगा, कौन उनको एक जगह इकट्ठा करके रखेगा? आपको याद होगा कि बसें भर के हिल स्टेशन पे उनको ऐसा रखा जाता है कि दूसरा उम्मीदवार ना उठा ले। तो ये तमाम काम जो है इन चुनाव में किए जाते हैं और इसमें हमेशा सत्ताधारी दल जो है वो अव्वल रहता है। आप पिछला इतिहास देख लें, चाहे वो समाजवादी का इतिहास हो, चाहे वो बसपा का इतिहास हो, और चाहे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का हो। तो मुझे इसमें कुछ अनोखा नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ चुनिंदा सीटें हैं जिन पे समाजवादी पार्टी कुछ टक्कर दे सकती है। और जैसा कि आपने पहले बताया कि जो निर्विरोध लोग लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कुछ जगह अपने धन बल के प्रयोग से कुछ जीत हासिल कर सकते हैं। मुझे इस प्रकार धन बल भी है और डंडा बल भी है। जी, दोनों होगा फिर तो बढ़िया तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। नहीं, वहाँ तो मुझे लगता है फ्रेंडली खेल रही है बीजेपी। पर आप देखिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई मलिक साहब कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बाइपोलर ही रहेगी, 2 ध्रुवीय व्यवस्था ही चलेगी, या तो बीजेपी है या फिर समाजवादी पार्टी है। अब तीसरे के लिए संभावनाएं बहुत क्षीण होती हैं। देखिए ब्रजेश जी, अगर
ब्रजेश जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस जीरो की तरफ अग्रसर है, बसपा जीरो की तरफ अग्रसर है, तो उससे जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मैदान में समाजवादी पार्टी और भाजपा ही रहेगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जनता, प्रदेश की जनता, नागरिकों के लिए भी अच्छा है कि उसको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, दो पे ही फोकस करना पड़ेगा। शायद ये सियासी दलों के लिए और आम नागरिकों के लिए भी अच्छा एक मौका होगा अगले चुनाव में। डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी कि दो बड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने इन 36 एमएलसी की सीटों पर एक कैंडिडेट नहीं दिया। हिम्मत नहीं पड़ी इनकी। देखिए इससे ब्रजेश जी अगर आप देखेंगे, देखिए अगर आप देखें पिछले दौरान जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, विधानसभा के चुनाव में जहां पूरा मैदान खाली था वहां बसपा ने कुछ नहीं किया, बसपा कहीं मैदान में दिखी नहीं। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी सत्ताधारी दलों के दबाव में है, और क्या कारण उसके हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। दूसरी ओर अगर हम दूसरी बड़ी पार्टी की कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें इस प्रकार का एक कॉकस बन गया है कि वहाँ पे कोई नेतृत्व दिखाई नहीं देता है, और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक उनकी लीडरशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमें धरातल पे दिखाई दे रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज दोनों दल आप गिव अप कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा इलेक्शन ही गिव अप कर दे रहे हैं। ठीक है, चुनाव में हार होती है, जीत होती है, कोई पार्टी जीतती है, बाकी लोग हारते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वयं को चुनाव की प्रक्रिया से ही अलग कर लें। ये तो आपका कमजोर प्रदर्शन और आपका टूटा हुआ मनोबल है। मलिक साहब। हाँ देखिए ब्रजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आप इसमें अगर इतिहास में चले जाएं, कांग्रेस पार्टी के पिछले 4.5 से लगभग प्रियंका गांधी मैदान में हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम मेहनत वो कर रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर आया है। तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लगा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। शायद वो हो सकता है कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और छोटे मोटे चुनाव में भाग ही ना लेना चाहते हो। ये छोटा चुनाव ही नहीं, ये तो उच्च सदन का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, 36 सीटों पे चुनाव है। तो अभी तो 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, आप उसमें गिव अप कर दो, मत लड़ो चुनाव, फिर घर बैठ जाओ। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी हार से डर लगता है, घर बैठ जाओ, पार्टी दफ्तर पे ताला डाल दो। नहीं, घर तो कमेटी बर्खास्त कर तो दो, बैठ ही गए, वो घर तो बैठ ही गए, सारे पद खत्म कर दो, फिर यही बचा। बैठ ही गए हैं दोनों। फिर पार्टी कार्यालय किसी और काम से दे दो, जनता इस्तेमाल करे, फिर जब चुनाव ही नहीं लड़ना आपको तो। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और ओंकार नाथ जी, ये मत समझिएगा कि मैं आप पर गुस्सा करने के लिए या आप पर तंज कसने के लिए ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल तो होइए, क्यों नहीं होते आप लोग? देखिए, मैं कुछ बोलूं? यस प्लीज। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल तब हो जबकि वो डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहा। जब सारी चीजों पे कब्जा किया जा रहा है तो प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिर पार्लियामेंट भी मतलब आप अपने भाषण में, आप इसमें भाषण में ही कह रहे हैं, जो भी बोल रहे थे आपने ओपनिंग डिबेट जब स्टार्ट की थी तभी आपने ये कहा था कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी धन बल में विश्वास नहीं करती है। कभी धन बल में उसने जब अपनी उसकी सत्ता थी तब भी उसने इस पे धन बल नहीं खर्च किया तो था। भाई साहब ये बताइए, धन बल और बाहुबल से हम हमेशा दूर रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूं, नॉमिनेशन पेपर में जिस तरह से मारामारी की उसने और जिस तरह से छीना झपटी करके 9 निर्विरोध चुनवाए हैं, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। आप बताओ, यही तय किया था। तो फिर पार्लियामेंट कैसे लड़ोगे आप? पार्लियामेंट मत लड़ो, पार्लियामेंट लड़ेंगे। हमारी जो कमियां थी हम इस बीच में उसको पूरा करेंगे, और जब कुछ हमारी सब पूरा बन जाएगा तब हम उसको करेंगे और तब मजबूती के साथ लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो आप, बताओ ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई कि आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो? फिर किस लिए पार्टी का ऑफिस खोला है? नहीं, नेतृत्व ने एक फैसला किया जनता की भावनाओं का आदर करते हुए। जनता ने ये नहीं कहा कि चुनाव ना लड़ो, ये आप गलत व्याख्या कर रहे हो। नहीं, जनता ने ये नहीं कहा। जनता बुलाएगी ना फिर इसी तरह से उसको समझ, जैसे अच्छा बुलाएगी आपको, लो लड़ना चाहिए था, बुलाएगी। मलिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे इनके बारे में, ये कह रहे जनता बुलाएगी, बुलाएगी इनको। हाँ ठीक है, वेट करो आप, और बिल्कुल बुलाएगी जनता। नहीं बुलाएगी, देखिएगा आपको बुलाएगी जनता, बिल्कुल बुलाएगी। अभी तो रंजीव जी आपको बुला रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट जरा। तब आप ओके रंजीव जी, ये जो एमएलसी के चुनाव हैं, मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है
कोई जीते कोई हारे एक अलग विषय है, पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खुद को शामिल ही नहीं कर रही हैं इस तरह के चुनाव में। ये कोई सामान्य चुनाव तो है नहीं, उच्च सदन का चुनाव है, 1-2 सीटों का चुनाव नहीं, 36 सीटों का चुनाव है और बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव से चुन के ये चुनाव आने वाले सीटें हैं। ये दोनों अलग क्यों हुए, बसपा और कांग्रेस? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है उसमें माफ़ कीजिए, बसपा को और कांग्रेस को जो झटका लगा है उससे पार्टियां शायद उबर नहीं पा रही हैं अभी तक। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है यही बड़ी वजह है कि जिसकी बात अभी ओंकार नाथ जी कर भी रहे थे कि हम लोग जनता के बुलावे का इंतजार है, हाँ, हम संगठन की समीक्षा करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इस प्रक्रिया में, और जहां तक बसपा का मेरी समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा ध्यान जो रामपुर और आजमगढ़ की जो लोकसभा की सीटें हैं उसके उपचुनाव पर ज़्यादा है। तो ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था बसपा को भी, कांग्रेस को भी। लेकिन निर्णय जो है, नतीजे क्या आ सकते हैं उसका आभास गिव अप कर देना, पूरे चुनाव को गिव अप कर देना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अगेंस्ट है। हाँ, ये लोकतंत्र के विरोधी है इन दोनों का फैसला। हाँ, लेकिन लड़िए चुनाव, हार जाएंगे कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, शायद 2024 की तैयारी ज़्यादा शिद्दत के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इस चुनाव में लड़ना अब आप चाहिए मुझे बताओ, इन 27 सीटों पर क्या देख रहे हो आप? कुछ लड़ाई होगी या एक तरफा होगा? नहीं, और जो ओंकार नाथ जी के ये जो दोस्त रिश्तेदार हैं, ये सब कहाँ, कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? देखिए ब्रिजेश जी, इस राज्य में हम लोगों ने 2004 में भी विधान परिषद के चुनाव देखे हैं, 2007 में भी देखे हैं, 2012 में भी देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। नतीजे वैसे ही होंगे जैसे अपेक्षित हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह कि उच्च सदन का जब गठन हुआ था, जो परिपाटी बनी थी, वो ये था कि समाज का जो मानिंद तबका है, जो बौद्धिक तबका है, उसको अपनी बात कहने का एक फोरम मिलेगा। लेकिन जैसा कि ब्रिजेश जी कह भी रहे थे, विधान परिषद को देखते देखते हम लोगों ने पिछले 2-3 दशकों में इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वहाँ न तो अच्छे वक्ता रह गए हैं, न अच्छा माहौल रह गया है। वहाँ स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि जो विधानसभा के चुनाव में जनता के वोट से जीत कर जाने में शायद उनको हिचक होती है या जनता उनको नकारती है, तो इनका एक जरिया निकल गया है। और आपको हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में जितने राज्य हैं उनमें सिर्फ आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद है। ये न तो कोई इसकी कोई वैधानिकता है, लेकिन अब है कि इसमें जिस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था उससे ये दूर होता जा रहा है। उच्च सदन जिसकी बात आप बार बार कह रहे हैं, तो ये इसीलिए बना था कि समाज का वो तबका जो सीधे चुनाव से लड़ करके जीत करके और विधानसभा में नहीं जा सकता है, किन्हीं वजहों से वो राजनीतिक परिपाटी में नहीं खप सकता है, उनको एक फोरम मिले। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कैसे 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो जाए। मतलब ठीक है, मतलब ऐसी इसका निष्कर्ष सत्तारूढ़ दल ये निकाल सकता है कि साहब हमारे पक्ष में बहुत व्यापक समर्थन है। लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं, भाई धनबल बाहुबल की बात बहुत सारे पैनलिस्ट मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उच्च सदन अपनी प्रासंगिकता को उस पर बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि इस पर बहस होनी चाहिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। क्या ये कुछ धनपशुओं, कुछ बलशाली लोगों, कुछ ताकतवर लोगों के संरक्षण देने का अड्डा हो गया है। तो अड्डा शब्द तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी को आपत्ति हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए, अगर चर्चा होनी चाहिए। अगर उच्च सदन का शुद्धिकरण नहीं होगा तो आप राजनीति में विवेकशील राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये ठीक बात है कि सत्तारूढ़ दल को बहुत बड़ा बहुमत मिल जाएगा। अभी 38 सीटें हैं उनके पास विधान परिषद में, और हम आप मानकर चल रहे हैं कि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी इस बार, तो बहुत बड़ा बहुमत उनको मिल जाएगा। और आने वाले महीनों में तो धीरे धीरे ये बहुमत और बढ़ेगा, क्योंकि विधानसभा में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है उच्च सदन के औचित्य पर, उच्च सदन को बेहतर बनाने पर जी विवेक। धन्यवाद रंजू जी। वीरेंद्र सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस कार्यक्रम में। भाई वीरेंद्र जी, चुनाव चल रहा है, एमएलसी का 9 तारीख को वोटिंग, 12 को नतीजे, क्या चल रहा है इन 27 सीटों पे? देखिए, 100 सीटों की विधान परिषद है, 36 पे चुनाव हो रहा है निकाय का। अब चुनाव में 2 दल लड़ रहे हैं, कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं। पहले सरकारें थोड़ा शर्माती थी कि 36 में 36 हम ही जीत लेंगे तो थोड़ा से आलोचना हो जाएगी, तो 1-2-4 सीट छोड़ दो जिससे विपक्ष भी जीत जाए। अब शर्म लिहाज थोड़ा कम हुआ है और बीजेपी ने कहा कि भाई हम 36 में 36 जीतेंगे। तो एक तो वो इस ओर बढ़ रहे हैं। कुछ निर्दलियों की बात आप कर रहे थे, वो सब
ऐसे हैं जैसे कि हाँ अपने ही आंख मूंद ली गई, भाई अगर लड़ रहे हो तो चलो जीत के देख लो, अगर जीत जाना तो फिर हमारे पास ही आ जाओगे। तो अगर जो उधर विपक्ष में कोई जीतेगा भी तो आएगा इधर ही। वो तो आप चाहे आजमगढ़ देख रहे हो, चाहे आप बनारस देख रहे हो, चाहे आप प्रतापगढ़ देख रहे हो। अच्छा, इसके अलावा 7-8 तो इनके सपा वाले सब चले ही गए थे। गोरखपुर में सीपी चंद से लेके और शैलेंद्र प्रताप सिंह, रमेश मिश्रा और कई सारे नाम वो सब चले गए थे। वो जानते थे सत्ता चुनाव है, सरकार में जो है उसके साथ चलो तो भी तभी रह पाएंगे सदन में, नहीं तो इतना मुकदमा ठोक देगी, इतना पुलिस छापा मार देगी कि चुनाव तो लड़ना दूर, कचहरी में लड़ते लड़ते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर कफील खान का मामला आप देख ही रहे हैं, घर से लेके गाड़ी से लेके होटल बिस्तर तक सब चेक हो रहा है। देखिए कुल मिलाकर ये है कि समय रहते रविशंकर पप्पू बलिया में आप देखिए चले गए, से सब सपा से जीते थे। तो ये सत्ता का चुनाव है, लोग जानते हैं। जब आपने ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव देखा कैसे चुनाव हुआ था, तो उसको देखकर जो समझदार थे वो पहले रास्ता पकड़ लिए, और कुछ हैं जिन्होंने पर्चा तो भर दिया लेकिन वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, और कुछ पर्चा लौटा आए भरने के बाद, और कुछ गए थे भर नहीं पाए। तो विपक्ष की हालत ऐसे है इस चुनाव में, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है जी। ये जरूर है। पर ये बताओ कि ये प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, यहाँ से भी तो ठीक ठाक लोग खड़े हैं चुनाव में, इनसे नहीं, इनको कोई नहीं डरा धमका पा रहा। ये वैसे हैं जैसे कि जीतेंगे तब भी ये बीजेपी के ही जाएंगे ना। तो ये बीजेपी ने प्रत्याशी लड़ा दिया, अगर ये जीत गया तो भी ठीक, वो जीत गया, वो दोनों बीजेपी वाले माइंडेड हीरो हैं। तो इसलिए उनको कोई ज़्यादा वहाँ पर फर्क नहीं है। थोड़ा सरकार भी 2-4 ऐसे लोगों को रखे रहती है, पार्टियां भी। आप देखिए कि सदन की गरिमा की बात हो रही थी। गरिमा शिक्षित लोगों से, कानून के जानकार लोगों से, अपने क्षेत्र के बड़े बड़े साहित्यकार, नामी लोग, लब्ध प्रतिष्ठित लोग, प्रबुद्ध लोग, इन लोगों के लिए सब सदन बनाए गए थे। वो अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उस पर चर्चा का। उस पर तो जो या तो मंत्री चुनाव न लड़के आ पाया हो वो आ जाए, और या तो कोई बाहुबली हो जिसको सरकार लड़ा दे। बैक डोर से एंट्री का ये सदन कहलाने लगा है कि भाई यहाँ आ जाओ। अच्छा, आप देखिए ना कि बीजेपी ने एक काम तो अच्छा किया कि जो वादा करती है वो नेताओं से निभा रही है। जितने सपा से छोड़कर आए थे उसने उनको टिकट दिया, उनको सम्मान दिया। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि सदन में बीजेपी बहुमत नहीं है लेकिन स्पीकर उन्हीं का है। तो ये है ना चमत्कार। ऐसे बहुत सारे चमत्कार वो करती रहती है, और इस बार भी वो करेगी, जीतेगी चुनाव। पर ये बताइए कि ये बीएसपी और कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा, ये क्यों? आप अभी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को आप इतना परेशान काहे कर रहे हैं? अरे मैं नहीं कर रहा, चूंकि ओंकार नाथ जी दोस्त हैं तो इनसे पूछ लिया 2 सवाल। परेशान थोड़ी कर रहा। कोई हो तब तो लड़ावे, जब कोई लड़ने वाला नहीं है तो किसको लड़ा दें? बड़ी मुश्किल से तो विधानसभा में लड़ा पाए थे। और बसपा में आप तो जानते हो कि भाई बिना सहयोग समर्थन के कौन वहाँ चुनाव टिकट देगा, तो वहाँ पर कौन लड़ने जाएगा? और बसपा में तो 0-1 विधायक आया है, तो बसपा के पास कोई टिकट नहीं मांगेगा। अब देखिए ये चुनाव सत्ता का हमेशा चुनाव रहा है। और तो आपका ये मत है कि ओंकार नाथ सिंह से सवाल ना पूछे जाए? मतलब नहीं, ओंकार नाथ सिंह तो निरी पार्टी है उनकी। अब उनके यहाँ तो पैसा दियो तो कोई टिकट, पैसा दियो टिकट भी दियो तब भी लोग कहें नहीं रहा दो, अभी ना लड़ेंगे, अभी मौका ठीक नहीं है।
तो वो कहाँ से लड़ पाएंगे? संगठन भी होना चाहिए। देखिए एक चीज़ है, अगर हम उच्च सदन की बात करते हैं तो उच्च कोर्ट के राजनीति की भी बात करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीति व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया है? ये तो अटल बिहारी जी के आदर्श वाक्य थे। लेकिन दल बदल करने वाले, निष्ठाएं बदलने वाले, ये राजनीति में बड़े अच्छे माने जाते हैं। लेकिन लिफाफे के लिए कहा गया है कि लिफाफों की भी अपनी गरिमा रही है, जो निर्जीव हैं। एक बार जो पता लिख दिया उन्हीं के होकर रह गए। जो दरवाज़ा न खुला तो वापस लौट आए, खत महफूज लिए उसी रंग में, उसी खुशबू का। लेकिन इंसान का जो चरित्र है नेता का, वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर भाग जा रहा है, खुले चाहे ना खुले, कदमों में लेटा है कि हमें ले लो, क्योंकि उसको सदन जाना है। तो कुल मिलाकर ये है जी कि मैं आपको एक ओजस्वी शेर सुनाने जा रहा हूँ। नहीं, ये ओंकार नाथ सिंह के बहुत काम आएगा, आप ये ओजस्वी शेर जरूर सुनाएं। बहादुरी वाला शेर है, लेकिन ये नेता इसको पालन नहीं करेंगे और ना मानना चाहिए, क्योंकि पुलिस इतनी लाठी बरसा देगी चुनाव में। नहीं, अशरफ मियां भी काफी तनाव में है, तो ये शेर से उनको भी थोड़ा ऊर्जा मिलेगी। आप सुनाएं। ये खाली शेर सुनने आनंद के लिए लीजिएगा, जीवन में नेता बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव में पुलिस के लाठी और मुकदमा बड़ा तेज चलता है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। कुछ ताकत मिली आपको अशरफ मियां? जी बहुत बहुत ताकत मिल गई। वीरेंद्र सिंह के अशार सुनने के बाद तो सभी को ताकत हो जाती है। जो मुर्दा है, हम तो खैर जिंदा हैं अभी। ये मुर्दा किसको बोला आपने? अब ये सब ना पूछा करिए आप। हमने कहा मुर्दे भी जिंदा नहीं, हो जाते हैं। हम तो, व्हाट डू यू मीन बाय हम तो खैर मुर्दा? जिंदा हैं अभी। नो 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 नो, खुलकर बताओ। हाँ, ये मुर्दा वर्ड किसके लिए बोला? एलोबरेट ना कराया करिए। नहीं नहीं, देखिए राजनीतिक तो बोला कैसे? या तो अपने शब्द वापस लो और सॉरी कहो, और या तो फिर कह दो किसके लिए कहा है। मैंने कहा कि वीरेंद्र सिंह के अशार नहीं, मैंने कहा वीरेंद्र सिंह के अशार। डिबेट में बैठे हर व्यक्ति को पता है और देख रहे दर्शक को पता है कि आपने कांग्रेस पार्टी पे कमेंट किया है। नहीं, मैंने ये कहा कि नहीं, मैंने वीरेंद्र सिंह के अशार की बात किया है। नो, आप उसको कांग्रेस डाल रहे हैं तो भाई आप डाल सकते हैं। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मुर्दा पार्टी? मैंने मुर्दा पार्टी कहा ही नहीं। मैंने कहा इनके अशार सुनने के बाद मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मैं तो जिंदा हूं। हाँ, तो मुर्दा किसको कहा आपने? मैंने किसी को नहीं कहा। तो अपने शब्द वापस लो, या तो अच्छे इनके अशार होते हैं। मैं किसी को नहीं, वापस होने वाले शब्द ही नहीं है। आप इसको गौर से करिए। इस पे तो मैं बहस कर सकता हूं आपसे। वापस कहां हो पाएगा ये? भाई ओंकार नाथ जी, ये तो खुलेआम आपके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपत्ति आपको होनी चाहिए, तो मुझे इनको आपत्ति दर्ज करानी पड़ रही है। नाथ सिंह के साहब के एक सेकंड रुकिएगा आप अशरफ मियां, हो गया आपका। अब आप ओंकार नाथ से जवाब भी ले लो। जो कह रहे हैं जी, अशरफ भाई जो कह रहे हैं, भाई वो समझ रहे हैं कि हम मुर्दा हैं, तो अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है ताकि आदमी अपने को जिंदा करने का प्रयास करे। सर, मैंने कहा ही नहीं ऐसा, ये तो कहने दीजिए। अगर वो हमको मुर्दा समझ रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम प्रयास करेंगे कि हम जिंदा हों। एक किस्सा सुना के मैं बंद कर देता हूँ जी। हमारे गांव के एक बहुत बड़े आदमी थे, अनमोल सिंह। बाबू अनमोल सिंह का जमाना हुआ करता था, लेकिन उनके फादर बहुत गरीब थे, और उनकी बहन की जब शादी हुई तो इतने गरीब घर में हुई, बल्कि लोग कहते थे कि उनको बेचा गया था। अनमोल सिंह जी ने कहा बस यही हमारा लास्ट है, अब हमको आगे बढ़ना है। और उसके बाद अनमोल सिंह ने गांव के गांव जमीनें खरीदी। उनके लड़के कालका सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहली सभा विधानसभा के मेंबर हुए हमारे लालगंज से। उसके बाद आजमगढ़ से एमपी हुए, और उसके बाद वो परिवार खूब फला फूला। आज फिर इत्तेफाक से भगवान की ऐसी मार हुई कि वो परिवार फिर समाप्त हो गया। तो हमारा अब समय आ रहा है, और आपने शुक्रिया आपको कि आपने हमको मुर्दा कहा। अभी हमारा आखिरी है, अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है।
ना और जब हम मैंने आगे आपको नहीं बढ़ेंगे कहा, तो हम फिर शिखर अरे पे आप कहाँ पहुंचेंगे। चक्कर में पड़ गए? आपका धन्यवाद। मैंने आपको कहा ही नहीं। नहीं मतलब ऐसे कैसे आप, मुझे बुरा लगा, मैं लड़ा ओंकारनाथ जी की तरफ से, आप ऐसे कैसे कह के निकल सकते हो? नहीं ये अरे मैंने कहा था मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। आप किसके तो मेरी लिए बात बोला? बदल रहे हैं आप। मैंने या तो कहा ही वापस नहीं लो कि अपनी जो है बात। वो कांग्रेस वापस तो नहीं लेंगे। हमने कहा कि वीरेंद्र सिंह के अशार सुनने के बाद मुर्दे भी जिंदा हाँ, होते इसका हैं, वापस मतलब नहीं कि लेना है। जानबूझकर तंज किया है वापस और नहीं उन्होंने लेना। मस्त कहानी सुनाई है। ओके बहन भाई, आज हमने एकदम कुएप सही पर इस थी। मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। नहीं सर। प्रश्न ये कि विधान परिषद में बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। तो राम रक्षा जी लिखते हैं कि वैसे तो आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है उसी पार्टी के ज़्यादातर प्रत्याशी विजयी होते हैं। तो समीर पाठक लिखते हैं कि एक चुनाव जीतकर दूसरे के लिए व्यस्त हो जाना ही बीजेपी की रणनीति है। अमित पुरी जी, जो समीर पाठक लिख रहे हैं, क्या सही बात है? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ। एक चुनाव जीतकर दूसरे के लिए व्यस्त हो जाना ही बीजेपी की, ये मतलब जनता लिख रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इस चुनाव का जो मतदाता मंडल है, उसके जब चुनाव हुए थे पंचायत के, निकाय के, मुझे ये सौभाग्य है कि दोनों अवसरों पर आपके साथ में रहा। और उस समय अशरफ साहब और उनकी पार्टी के लोग या ओंकार जी के बाकी लोगों ने कहा कि बीजेपी डेसिमेट हो गई, बीजेपी धूल दूसरित हो गई। और हमने पंचायतें भी जीत ली, निकाय भी जीत लिए। और मैं मानता था कि अगर उन्होंने कहा है तो वो मतदाता मंडल आज अभी होगा अस्तित्व में। तो अब क्या परेशानी आ रही है कि प्रत्याशी नहीं लड़ पा रहे? भाई, आप तो ये दावा कर रहे थे कि पंचायतों में बीजेपी हार गई, आप दावा कर रहे थे निकायों में बीजेपी हार गई, बीजेपी साफ हो गई, भाजपा अरे आपके का पास डंडा है, अस्ताचल का मतलब बात ये समझ चरण लो। प्रारंभ हो गया। आपके हाथ में डंडा है? नहीं, डंडा नहीं है। हमारे हाथ में विकास का वो मॉडल है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित है। और यही जनतंत्र में हमारी लगातार सेवा और प्रयास हमको आगे ले जा रहा है। हम पॉजिटिव बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात, राजनीति नहीं करते, बैशिंग नहीं करते। और ये जो सारे लोग हैं, इनका भाजपा को आश्चर्य हटाना, होता है जब भाजपा आप हराना पवित्र उद्देश्य गाय जैसा व्यवहार करते हैं। है। क्या कह रहे हैं? आश्चर्य होता है जब आप पवित्र गाय जैसा व्यवहार करते हैं। नहीं तो मैं बिगड़ैल सांड की तरह कब नजर आया आपको? अरे बहुत अगर मर्तबा। पवित्र गाय नहीं हूं तो बिगड़ैल सांड भी नहीं हूं। ओके, तो इस 27 सीटों के लिए कोई प्लानिंग है या मतलब एक तरफा रहेगा मामला? नहीं, ये सभी चुनाव, भूमि सरकार की। नहीं, ये चुनाव, मैंने आपसे पहले चरण में कहा कि इस चुनाव का जो मतदाता मंडल है त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का 73वें और 74वें संशोधन से निकला हुआ, वह देश के विकास को और प्रदेश के विकास को देख रहा, उसी के साथ जाएगा। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, ये जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो ये स्पष्ट था कि अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा सीटें बीजेपी के मुकाबले हासिल की थी। लेकिन अब जब वोटों की बारी आई तो अपोजिशन कमज़ोर और बीजेपी काफ़ी मजबूत होती दिख रही है। देखिए ब्रजेश जी, इस तरह ये चुनाव जो हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों से होते हैं और हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि वो सरकार से जुड़ा रहे, कारण कि विकास योजनाएं ले जाना है, गांव का विकास कराना, उनको भी आगे चुनाव लड़ना है। वास्तव में ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो प्रधान है, पार्षद है या बीडीसी मेंबर है, उसकी चाहत होती है कि वो ऐसी व्यवस्था कर ले कि आगे भी चुनाव लड़ सके और लोगों को बता सके कि हम ये किए। अब ये सत्तारूढ़ दल से जब जुड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे और ये हमें योजनाएं दे सकेंगे। तो इसलिए वो चुनाव भले कोई जनता से चुनाव हारे या जीते, लेकिन इन चुनाव में मैंने देखा है कि ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल के ही लोग चुनाव जीतते मतलब हैं। प्रधान हो या अभी आप बीडीसी चर्चा के कर रहे थे। विजयी लोग प्रतिनिधि हों, वो- ये सरकार से पंगा नहीं चाहते, किसी की भी हो। नहीं, पंगा नहीं चाहते। जितना अधिकारी है उससे वो जुड़े रहना चाहते हैं कि साहब उनको योजनाएं मिलती रहें, ब्लॉक से उनको योजनाएं मिलती रहें, तहसील से उनको योजनाएं मिलती रहें। और एक बात और कहना चाहते थे, जो अभी आप कह रहे थे कांग्रेस और बीएसपी ने क्यों नहीं चुनाव लड़ा। वास्तव में एक बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये एक उत्तर प्रदेश में जो समीकरण अभी आपको दिखे विधानसभा में,
आप देखिएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार वो दो राज्य होंगे जहां एक ऐसे मोर्चा चुनाव लड़ेगा जिसके बारे में अभी लोग सोच नहीं रहे हैं। उसमें ना भाजपा होगी ना कांग्रेस होगी। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं और मुझे नहीं लगता कि काफी कांग्रेस गंभीर बात आप कह गए ऐसा ब्रजेश प्रयास जी। हो रहा है। ये किस तरह का मोर्चे की आप परिकल्पना कर रहे हैं? नहीं, आप हाँ दिखेगा। आप, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। एक ऐसा मोर्चा पूरे देश में बनाने का तमाम मीटिंगें हो रही हैं, तमाम बातचीत चल रही है कि साहब सारे मतलब बीजेपी जैसे बिहार वर्सेज में ऑल कांग्रेस से अपोजिशन, दूरी बना ये ली। आप कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, इस तरह के, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए अखिलेश की सभाओं में बोलने के लिए ममता बनर्जी आती हैं और बिहार का देख लीजिए तेजस्वी के साथ ममता बनर्जी खड़ी पर आप होती मुझे हैं बताओ कि मायावती जैसी इस लीडर या तरह कांग्रेस यूपी में क्यों गिव अप करेगी और समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाएगी? नहीं, कोई नहीं जाए कांग्रेस के साथ, इसलिए नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व इस बात का प्रयास करना नहीं चाहता है जी। अभी एक इनके बड़े नेताओं का मैं सुन रहा था। ये होता क्या है, राजनीति में संवाद बहुत जरूरी है, संवाद के साथ समन्वय बहुत जरूरी है। यहाँ संवाद है ही नहीं। जहाँ संवाद ही ना हो, फोन का जवाब ही ना हो, वहाँ पर हम उम्मीद करें कि हम कोई बड़ी जंग जीतने जा रहे हैं, तो ये सब जंग इस तरह नहीं जीती जाती हैं जी। तमाम मीटिंगें होती हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, रणनीति बनानी पड़ती है, तब एक कोई ढांचा आकार लेता है। लेकिन यहाँ तो केपी मलिक साहब, थैंक यू ब्रजेश जी। आप देखिएगा, थैंक यू केपी मलिक जी। ब्रजेश शुक्ला जी ने काफी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं, क्या इनके इस तथ्य को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ब्रजेश शुक्ला जी ने जो बात कही है, मैं कहना चाहता हूं कि इस बात में कुछ दम है। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा के चुनाव में से 4 में जीत हासिल करके बढ़ी है, आज भारतीय जनता पार्टी का मॉरल बहुत हाई है और अभी ये बातें करना मुझे लगता बेमानी है। मैंने आपके डिबेट में पहले कहा था कि 10 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएंगे, भारत की राजनीति में कई बदलाव देखे जाएंगे और सबसे पहला बदलाव आप बिहार में देखेंगे। बिहार से जिस प्रकार की सुगबुगाहट आ रही है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बिहार का बदला हुआ नजर आएगा। अभी बहुत विस्तार से तो मैं बिहार के बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन चंद दिनों में आप देखेंगे कि बिहार में एक परिवर्तन आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। नेतृत्व परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं बिहार में? 2024 जी। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें तमाम भारत में एक मैसेज गया है और साउथ के कई लोग इसमें एक्टिव हुए हैं जो बड़े राजनीतिक लोग हैं और उन्होंने एक गोलबंदी देश में शुरू की है और वो गोलबंदी 2024 के चुनाव को दिमाग में रख के की जा रही है। जो गोलबंदी में थोड़ा सा नुकसान कहीं ना कहीं दिख रहा है या हल्कापन दिख रहा है या कमजोरी दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रही है। जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस में संवादहीनता है, कांग्रेस में संवाद नहीं होता है, कांग्रेस में आसानी से किसी नेताओं से बात नहीं की जा सकती, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है कि भारतीय कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग हमें लग रहा है कि कांग्रेस देती नजर आ रही है। और ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो वीरेंद्र जी ने सीधा सीधा कह दिया, जो हम लोग कहने से बच रहे थे, कि आज कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बात है, इस पर गौर कांग्रेस को करना चाहिए। हम जीतें या हारें, चाहे हमारी जमानत जब्त हो जाए, राजनीतिक जो दल होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, लेकिन उम्मीदवार लड़े हैं। तो कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ाना हास्यास्पद मुझे नजर आता है। ओके जी, रंजीव जी, आप मुझे बताइए कि ब्रजेश जी ने एक तथ्य प्रस्तुत किया राजनीतिक रूप से कि 2024 में एक कोई यूनाइटेड फ्रंट या कोई एक संयुक्त मोर्चा जो अभी अदृश्य है, जो अभी हमें खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, वो आकार ले सकता है अगेंस्ट बीजेपी। क्या इस तथ्य को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल आगे बढ़ाया जा सकता है और ब्रजेश जी बिल्कुल, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये
निश्चित रूप से पक्की उनके पास जानकारी होगी। आप देखिए 2024 तो थोड़ा दूर है अभी। मेरा मानना है कि ये जो डेवलपमेंट चल रहा है अपोजिशन के खेमे में मिलने मिलाने का और 24 के पहले कोई रणनीतिक गोलबंदी करने का, हमको आपको उसकी शुरुआत, उसकी बानगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पहले दिखाई देगी जो इसी साल होनी है। आप पाएंगे कि उसमें विपक्ष प्रयास करेगा कि वो एक साझा प्रत्याशी खड़ा करे और भारतीय जनता पार्टी को जीत हार अलग बात है, लेकिन 24 के पहले जिसको आप वार्म अप कहते हैं उस वार्म अप का प्रयास विपक्ष कर रहा है और इसकी कुछ बानगियाँ धीरे धीरे दिख रही, जिसका जिक्र भी मलिक साहब ने किया कि दक्षिण की तरफ से कुछ प्रयास हो रहे हैं, कुछ ममता बनर्जी की तरफ से हो रहे हैं। अभी डीएमके ने अपना केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में उद्घाटन किया, वहाँ पर उस बहाने विपक्ष के सारे लोगों की गोलबंदी हुई थी। हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि पहली बार विपक्ष ने काफ़ी कहने के बाद, अपील करने के बाद भी जब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही, कांग्रेस नेतृत्व वाला स्पेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, विपक्ष को लीड करने में, सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता में नहीं आ रही, तो मुझे लगता है ब्रिजेश जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये अंतिम निष्कर्ष शायद ऐसा ही निकलेगा विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस तो अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है तो रीजनल पार्टीज दे रही हैं। इसीलिए मिसाल के तौर पर आप पश्चिम बंगाल देख लें, उड़ीसा देख लें, कर्नाटक देख लें, आंध्र प्रदेश देख लें, तेलंगाना देख लें, केरल देख लें, तमिलनाडु देख लें, कहीं आप नजर उठा के देख लें, हर जगह यही तो कांग्रेस, पंजाब देख लें, अभी उदाहरण है, दिल्ली उदाहरण है, कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी, यूपी उदाहरण है जहां समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी तो यही हो गई है कि इस पर लेवल राष्ट्रीय दल का लगा हुआ है, लेकिन उसके हाव भाव, उसमें जो जिस संवाद की बात ब्रिजेश जी कर रहे थे, संवाद न करने की मानसिकता, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है और उसको ओंकारनाथ जी कुछ मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि बात कांग्रेस की कई मर्तबा आई है। ओंकारनाथ जी, गो अहेड। मैंने आपसे ब्रजेश जी कहा था कि जनता बुलाएगी, तो आपने उस पर कहा था कि आपका दिमाग नहीं ठीक है, जनता बुला रही है। नहीं, ये मैंने कभी इस्तेमाल नहीं कहा कि आपका दिमाग ठीक है। अरे मतलब मैंने एक बात बता रहा हूँ, ये आप चिपका रहे हो मेरे ऊपर। देखिए, नहीं, आपने भी डांट लगाई। डांट आप बिल्कुल नहीं, आपका तो सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए, आपने भी कहा, मलिक साहब ने भी कहा, यही जनता की आवाज है कि आपने हमें रास्ता दिखाया कि आपने गलती की, कि आपने जो लोकतंत्र के चुनाव का बहिष्कार किया, और इस गलती को हम मानते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में सारे इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, हार जीत की कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बातचीत में थोड़ा सा दूर है। मैं आपको बता दूं, नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में ये तय रहता है, जनता बहुत समझदार है और वो एक नेशनल पार्टी को ही अवसर देती है। और आपने देख लिया होगा, आज अखबारों में निकला था समाचार, जो कि शरद पवार जी ने कहा है कि कांग्रेस ही इसका नेतृत्व करेगी और कोई दूसरी पार्टी नेतृत्व नहीं कर सकती है यूपीए का। ओके भाई, अमित पुरी जी, आप जवाब दीजिए। और सामने हुआ जो कुछ होगा, लेकिन समय बताएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह से। थैंक यू ओंकार जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के अंदर 2022 के विधानसभा के एक मिथक था कि भाजपा कांग्रेस से लड़ती है तो उसको पीट देती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने जब भाजपा आती है तो चुनाव हार जाती है। उत्तर प्रदेश ने उस मिथक को भी तोड़ा है। हाँ, रही बात कांग्रेस पार्टी कैसे राजनीतिक व्यवहार करेगी, क्या करेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, यह देश एक प्रामाणिक नेतृत्व देखना चाहता है। खाली चुनाव के समय कुछ हाथ उठ जाएं एक दूसरे के साथ और फिर दो दो हाथ कर ले, वो हमने कर्नाटक की विधानसभा सौदा के सामने भी, कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में भी देखा, कई हाथ एक साथ उठे। लेकिन जहां पर स्पेस देने की बात आती है, वो स्पेस कांग्रेस पार्टी बाकी दलों को नहीं दे पाती है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं है कि हम बड़े भाई हैं और कुछ निश्चित वोट बैंक तो लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बजाय हमारे साथ ही आके जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में आप सबने शिरकत की, और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस रोचक कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।